हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक नई एनर्जी के साथ आप लोग रेडी होंगे कि आज की हमें वीडियो देखनी है और आज हम करने वाले हैं कॉमन ईडियम्स। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि रीज़न इसका यही है कि ये जो वीडियो है वो PYQ बेस होगी। ठीक है, जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कॉमन ईडियम्स के ऊपर हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत जल्दी कवर करेंगे हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे साथ एंड तक। और सेकंड चीज़ इसलिए क्योंकि आज जो ये क्लास होगी ना, इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस होगा दैट इज क्विक रिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ करने वाले हैं क्विक रिवीजन सारे इडियम्स की, और जितने हो सकेंगे इडियम्स हम वो सारे कवर करेंगे इस क्लास में। ओके, जितने भी इडियम्स हो सकेंगे हम वो सारे कवर करने वाले हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। और ये क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके SSC CGL के लिए या फिर कोई भी अपकमिंग एग्जाम में CHSL हो गया या फिर सिलेक्शन फेज हो गया, सब एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करता आज की क्लास को शुरू। फर्स्ट ईडियम है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, जिसे आंसर पता है वो फटाफट से अपने माइंड में इसका आंसर जो है पहले से ही रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को कि अच्छा कॉक एंड बुल स्टोरी, तो अपने माइंड को आंसर दीजिए कि इसका आंसर मुझे पता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाना, अ कुक्ड अप स्टोरी। और जैसे नहीं पता है वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉक एंड बुल स्टोरी इज अ कुक्ड अप स्टोरी। ठीक है, अ कुक्ड अप स्टोरी। ओके, मनगढ़ंत कहानी बनाना। ठीक है, जिसके ना तो सिर होता है ना पैर होता है और ऐसे ही बस जोड़ दी कहानियाँ, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। सेकेंड वन इज कुडोज। ठीक है, कुडोज मीन्स जब आप किसी को प्रेज करते हो किसी की अचीवमेंट पर। ठीक है, जब आप किसी को प्रेज करते हो किसी की अचीवमेंट पर, कहते हैं ना कुडोज बेटा, शाबाश बेटा, जब आप किसी को प्रेज करते हो। ओके, तो प्रेज गिवन टू somebody for their achievement। ठीक है, for their achievement, for their achievement। next third one is, थर्ड आता है हमारे पास certitude। certitude, तो certitude आया आपका certainty से, certainty से। ठीक है, certainty is निश्चितता। ठीक है, certainty means sure, श्योरिटी जब आपको मिल जाती है दैट इज श्योरिटी, श्योर होना, सर्टिट्यूड। नेक्स्ट फोर्थ वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है आपका बोन ऑफ कंटेंशन या फिर कोज ऑफ क्वारल। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, आप बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं या फिर कोज ऑफ क्वारल और कोज ऑफ क्वारल। ठीक है, लड़ाई का कारण या फिर फसाद की जड़। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज सिटिंग डक्स। सिटिंग डक्स, तो सिटिंग डक्स होता है डिफेंसलेस एंड इजी प्रे, आसान शिकार। दैट इज आसान शिकार, वो शिकार जो आप आसानी से कर सकते हो, दैट इज सिटिंग डक। ठीक है, बैठे बैठे शिकार हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, सिटिंग डक्स इज बैठे बैठे आपने शिकार देखा और हो गया बहुत इजीली। डिफेंसलेस एंड, या फिर आप कह सकते हो डिफेंसलेस एंड इजी प्रे, इजी प्रे। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज बोन ऑफ कंटेंशन। अगेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है उसका मतलब है कोज ऑफ क्वारल, फसाद की जड़। नेक्स्ट इज आयरन विल। आयरन विल की बात करें, आयरन विल मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, आयरन का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, विल मतलब पावर, तो स्ट्रॉन्ग पावर। ठीक है, आप तो इससे याद कर सकते हो, ईडियम से, इसी ईडियम से इसका मतलब निकला हुआ है, आयरन विल्ड इज ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर।
ईडीएम्स याद करना बहुत इजी होते हैं, अगर आपको उनका मतलब क्लियर है ना तो आप इजीली उन ईडीएम्स को बना दोगे क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट इज 7th इज ऑलिव ब्रांच, बहुत बार पूछा जाता है ऑलिव ब्रांच, और पूछा भी गया ऑलिव ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलिव ब्रांच होता है अ सिंबल ऑफ पीस, अ सिंबल ऑफ पीस, शांति बनाए रखना, अ सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक। 8th वन इज बैड ब्लड, बैड ब्लड, अगर बैड ब्लड की बात करते हैं तो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, अ बैड ब्लड इज एनिमोसिटी, दुश्मनी, दुश्मनी रखना किसी के साथ, बैड ब्लड, ठीक है। 9th वन इज टू बी इन द ड्राइविंग सीट, टू बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू बी इन अ कंट्रोल सिचुएशन, टू बी इन अ कंट्रोल सिचुएशन, हालात पर काबू होना, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं इसका मीनिंग, टू बी इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, आपने उस सिचुएशन पर काबू पा लिया है, तो दैट इज टू बी इन द ड्राइविंग सीट। अब जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो सारी जो कंट्रोल वाली जो सिचुएशन होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठकर ही तो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 11th, 11th इज क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, यहाँ क्लीन स्वीप का मतलब होता है अ कंप्लीट विक्ट्री, अ कंप्लीट विक्ट्री, ठीक है, कंप्लीट विक्ट्री मीन्स संपूर्ण जीत, पूरी जीत हो गई है, ठीक है, क्लीन स्वीप इज बिल्कुल अच्छे तरह से आपकी पूरी कंप्लीट विक्ट्री हो गई है। 12th वन इज नॉट बैड, नॉट बैट एन आईलिड, नॉट बैट एन आईलिड, ठीक है, not to show any shock, worry or surprise, not to shock any, not to show, not to show any shock, ठीक है, not to show any shock means किसी भी प्रकार की घबराहट या आश्चर्य व्यक्त न करना, ठीक है। not bat an eyelid, that means इसका मतलब होता है जब आप अपना कोई भी शॉक हो गया, वरी हो गई, चिंतन हो गया या फिर सरप्राइज हो गया, आप उस चीज को शो ही नहीं कर रहे, ओके। नेक्स्ट 13th वन इज sworn enemies, sworn enemies, तो sworn enemies का मतलब होता है जानी दुश्मन, ठीक है, अगेन आप एनिमोसिटी बोल सकते हो इसको, ठीक है, एक तो हमने एनिमोसिटी का पढ़ा था बैड ब्लड, या फिर आप इसको बोल सकते हो sworn enemies, sworn enemies मतलब कट्टर दुश्मन या फिर जानी दुश्मन, ठीक है, कि उसके हाथ में भी तलवार है और सामने वाले के हाथ में भी तलवार है और दोनों लड़ाई करने पर बिल्कुल उतरे हुए हैं, ठीक है। 14th इज हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब होता है इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, डायरेक्ट मैनर, इसका मतलब होता है सीधे सीधे, हेड ऑन का मतलब होता है कि सीधे सीधे किसी को डायरेक्ट मैनर में बोल देना, ठीक है, हेड ऑन, पीठ पीछे ना करना, हेड ऑन, सीधे सीधे साफ साफ जो बात है वो बोल दी, हेड ऑन। नेक्स्ट आता है 15th इज एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है कि एडिक्वेट स्पेस, एडिक्वेट स्पेस, इतनी स्पेस कि आप मूव कर पा रहे हो, ठीक है, इतनी स्पेस कि आप मूव कर पा रहे हो, फ्रीडम फॉर वर्क, या फिर आप लिख सकते हो फ्रीडम फॉर वर्क, ओके, फ्रीडम फॉर वर्क हो गया। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने की छूट, ठीक है, कि आप कर सकते हो, फ्रीडम फॉर वर्क, आपको जितना काम करना आप उतना करिए। नेक्स्ट इज 16th, 16th वन इज टेट फॉर टैट, टेट फॉर टैट, आप सबको पता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। द सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, जब आप सेम ट्रीटमेंट देते हो रिटर्न में, द सेम ट्रीटमेंट गिवन इन रिटर्न, गिवन इन रिटर्न। नेक्स्ट इज 17th,
17th इज ऑल्सो वेरी इजी और बहुत बार पूछा जाता है, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है विद ऑल अवेलेबल मीन्स, विद ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है। विद ऑल अवेलेबल मीन्स मतलब पूरे जी जान से, ठीक है, जितनी भी आप में क्षमताएं हैं सारी लगा दी, ठीक है। विद ऑल अवेलेबल मीन्स टूथ एंड नेल। नेक्स्ट आता है 18th और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 18th इज एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है, आप सबको पता होगा, एडवर्सरी इज एनिमी, एनिमी और ओपोनेंट, दुश्मन, ठीक है, दुश्मन। 19th one is unused। unused is not habitual, आदि ना होना, ठीक है। आई एम unused to this, भाई मैं habitual हूँ ही नहीं, तो not habitual, ठीक है। not habitual is क्या होता है, किसी चीज का आदि ना होना। कहते हैं ना हर चीज की जो अति होती है वो बुरी होती है, ठीक है। तो not habitual is unused। ट्वेंटियथ आता है हमारे पास बी फिटिंग। बी फिटिंग, ठीक है। बी फिटिंग का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ठीक है। करारा सटीक, करारा, ठीक है, जैसे करारा जवाब या एप्रोप्रिएट आंसर देना, दैट इज बी फिटिंग, ठीक है। बी फिटिंग का मतलब ये होता है एप्रोप्रिएट, जब आप कोई चीज सही कर रहे हो, एप्रोप्रिएट कर रहे हो, ओके, बी फिटिंग। नेक्स्ट इज 21। 21 इज to burn one's finger, to burn one's finger, ठीक है। to burn finger का मतलब होता है कि अपना नुकसान कर बैठना, ठीक है। अपनी उंगली जलाना मतलब, कहते हैं ना अपनी उंगली जला बैठी, मतलब अपना ही नुकसान कर लिया, ओके। तो अपना ही नुकसान करना इज टू सफर अनप्लीजेंट रिजल्ट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट रिजल्ट, ओके। नेक्स्ट 22nd। 22nd इज डे ड्रीमिंग। आपको सबको पता है डे ड्रीमिंग इज दिन में सपने देखना, ठीक है। सुनहरे सुनहरे जब आप डे ड्रीमिंग करते हो, सबको ज़्यादातर को ये भी लगता है क्योंकि सपने ही तो एक ऐसे है जिन पे ना टैक्स लगता है ना पैसे लगते हैं, तो डे ड्रीमिंग तो हर कोई करता होगा, राइट। तो डे ड्रीमिंग इज सपने देखना सुनहरे, टू थिंक ऑफ प्लीजेंट थॉट्स, ओके। या फिर आप कह सकते हैं डे ड्रीमिंग को रेवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, रेवरी, ओके। पता होना चाहिए कि डे ड्रीमिंग का सिनोनिम होता है रेवरी। नेक्स्ट 22nd हो गया, 23rd करना है, ओके। 23rd कैसल इन द एयर, कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले, सुनहरे ख्वाब, ठीक है। वही सेम डे ड्रीमिंग कैसल इन द एयर इज प्लान्स दैट हैव वेरी लिटिल चेंज ऑफ हैपनिंग, प्लान्स that have very little chance of happening, that means वो ख्वाब या वो प्लान जिसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो पूरे हो जाए, ठीक है। तो कैसल इन द एयर इज हवाई किले बनाना या फिर ख्याली पुलाव, जिसको हम कहते हैं ना ख्याली पुलाव। नेक्स्ट इज 24th। 24th इज टू मूव हेवन एंड अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका आया हुआ है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट, टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। कि आप हेवन भी चले गए हो, अर्थ भी चले गए हो, मतलब आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरी अर्थ पे आपने घूम के आए हो, दैट मीन्स आपने हर एक चीज़ पॉसिबल एफर्ट्स किया, हर एक पॉसिबल आपने क्या किए, कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना सब कुछ प्रयास करने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो जब आप सारे पॉसिबल एफर्ट डालते हो, दैट मीन्स टू मूव हेवन एंड अर्थ। 25th वन इज 25th का
है to eat humble pie. To eat humble pie. That means क्या to be forced. To be forced to admit that you are wrong. You are wrong. ठीक है, किसी को फोर्स करना ये मनवाने के लिए कि तुम गलत हो. ठीक है, टू ईट हम्बल पाइस, मुंह की खाना. कहते हैं ना मुंह की खाना, मुंह की खाना. ओके, टू बी फोर्स टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग. 26th is pied piper. Pied piper. A leader who makes irresponsible promises. ठीक है, irresponsible promises that means जो नेता गैर जिम्मेदाराना वायदे करता है. ठीक है, a leader who makes irresponsible promises. प्रॉमिस तो कर देता है लेकिन ऐसे करता है जिनको पूरा कर पाना मुश्किल है. ठीक है, तो दैट इज पाइड पीपर. ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आज के टाइम में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पाइड पीपर कौन है और कौन नहीं है. तो पाइड पीपर आप अपने माइंड में एक ऐसी इमेज बना सकते हो कि अच्छा पाइड पीपर कौन है, कि वो लीडर जो इररिस्पॉन्सिबल प्रोमिसेस बनाता है या फिर करता है और फिर बाद में पूरे होते ही नहीं है. नेक्स्ट इज 27th हमारे पास आता है to sow the wind and reap the whirlwind. अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट अब आपको डेली इस चैनल पर मिलने वाले हैं. तो बने रहिए, क्योंकि ऐसा है कि ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है. अगर आपको रिवीजन करने आपने सब कुछ आपको लगता है कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो गया तो रिविज़न करिए. और रिविज़न के लिए इससे अच्छी आपको वीडियोज़ कहीं और नहीं मिलेगी आई थिंक. तो इसीलिए जितना हो सकता है अपनी रिवीजन को बेस्ट बनाइए हमारे साथ जुड़कर और अगेन करते कंटिन्यू. ठीक है, टू सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड का मतलब होता है टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ ट्रबल दैट ग्रोज मच larger that one has planned. अब आप सोचेंगे कि मैम ये क्या करते हैं, इतना बड़ा मीनिंग कैसे याद करेंगे. ठीक है, तो टू सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड इज दैट मीन्स किसी समस्या की शुरुआत करना जो बाद में काबू से बाहर हो जाए. ठीक है, दैट मीन्स आपने किसी चीज़ की शुरुआत कर दी है. ठीक है, और आपको लगता है नहीं भाई मैं इसको कर लूँगा, तो आपने क्या किया, टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ ट्रबल, आपने शुरुआत करती किसी प्रॉब्लम की और दैट ग्रोज मच लार्जर दैन दैट वन हैज़ प्लान. और आपने सोचा नहीं था कि अच्छा ये इतनी लंबी खिंच जाएगी या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो ये होता है टू सो द विंड. टू सो द विंड मतलब आपने शुरुआत कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया है, उस चीज़ को शुरू कर दिया आपने, लेकिन फिर आपने क्या देखा कि अरे ये तो जैसे मैंने स्टार्ट की तो उससे भी ज़्यादा बदतर बन गई है, उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गई है. ओके, नेक्स्ट इज 28th का मतलब है hem and ho around. hem and ho around. HOW. hem and ho around. To be evasive. To be evasive. और to be evasive means बचना. ठीक है, बचना. hem and ho around का मतलब होता है to be evasive, और to be evasive means बचना, किसी चीज़ से आप बच रहे हो तो hem and ho around. ओके, आप अगर 3 बार भी इसे अगर आप पढ़ेंगे hem and ho around मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से बच रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, बच रहे हो किसी चीज़ से, to be evasive. नेक्स्ट इज 29th, to take the bull
by the horns. That mean to take the bull by the horns मतलब to deal with the problem directly and resolutely. मतलब आपने क्या किया है, बुल के हॉर्न ही पकड़ लिए, ठीक है, आप बुल को हॉर्न पकड़ के आप ले जा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सीधी प्रॉब्लम डील करी है, बिल्कुल सीधे सीधा आपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है और डील किया है उस चीज़ को। तो दैट मीन सीधे सीधे सामना करना किसी चीज़ का, ठीक है, आपको डर ही नहीं है, ठीक है, आप बोल के हॉर्न पकड़ के लेके जा रहे हो, आपको डर ही नहीं है। तो दैट मीन्स जब आप डील करते हो, टू डील विद प्रॉब्लम डायरेक्टली, ठीक है, और पूरे दृढ़ता के साथ जब आप उस चीज का सामना करते हो। नेक्स्ट 30th इज, आज हम जितने हो सकेंगे ना, आज हम उतने इडियम्स करने वाले हैं, उतने ही रिवाइज करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को एट द एंड अपना स्कोर बताना है कि कितना स्कोर बना है। ओके, 30th इज willow the wisp. Willow the wisp. That means a misleading hope. A misleading hope. ठीक है, दैट मीन्स भ्रामक उम्मीद, वो आशा की किरण जो आपको मिसलीड कर रही है, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे होप भी बना लेते हैं जो मिसलीड कर देती है हमें, इसलिए कभी कभार जो है होप ऐसी रखो कि आपको लगे कि हाँ ये पूरी हो सकती है, ठीक है। तो विल ओ द वेस्प इज अ मिसलीडिंग होप। 31th इज फार्स। 31 का मतलब होता है फार्स। फार्स मीन्स हास्यपद, और आप इसको लिख सकते हैं समथिंग दैट इज सो बैड दैट इट इज सीन एज रिडिक्यूलस, ठीक है। इसका मतलब कोई चीज इतनी खराब है कि वो आपको रिडिक्यूलस लग रही है, वो आपको हास्यास्पद लग रही है, ठीक है। तो दैट इज फार्स, FARCE, फार्स। ओके, नेक्स्ट इज टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस होता है कि किसी का पक्ष ना लेना, आप किसी की भी साइड नहीं हो, ठीक है। ये फेंस है, आप फेंस पे बैठे हो ना, तो आप उस तरफ वाले की सुन रहे हो ना आप इस तरफ वाले का पक्ष ले रहे हो, ठीक है। किसी भी साइड वाले का पक्ष ना लेना, आप फेंस पे बैठे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स नॉट टू टेक sides in a dispute, ठीक है ना, तो उसकी साइड लेना ना इसकी साइड लेना, आप बीच में बैठे हो। नेक्स्ट 33rd इज रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है वेरी इजी, रिपीट, ठीक है। रीइटरेट मतलब दोबारा से रिपीट करना, दोहराना, लिख सकते हो आप दोहराना, ठीक है, रीइटरेट। 34th इज टू थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडा पानी फेंकना। दैट मीन्स उम्मीद पर पानी फेंक देना, ठीक है, उम्मीद पर पानी फेर देना। टू क्रिटिसाइज या फिर टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट इज enthusiastic about। दैट मीन्स कोई काम आपने बड़ी उम्मीद के साथ शुरू की है और किसी ने उसके ऊपर पानी फेर दिया, दैट इज टू थ्रो कोल्ड वाटर। 35th या 35, टू गिव ईयर। टू गिव ईयर का मतलब होता है टू लिसन टू मीन्स टू गिव ईयर मतलब अपने पूरे कान आप ऐसे लगाकर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। तो टू गिव ईयर मीन्स टू लिसन टू, बहुत ध्यान से सुनना। 36th इज टाइट कॉर्नर। तो टाइट कॉर्नर इज इन आप डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो भाई। टाइट कॉर्नर है, इसका मतलब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हो भाई, ठीक है, मुश्किल अवस्था में। 37th इज ऑन गार्ड, ठीक है। ऑन गार्ड मीन्स विजिलेंट, वेरी केयरफुल, विजिलेंट
या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो चौकस। ठीक है, ऑन गार्ड, भाई मैं गार्ड की ड्यूटी पे हूँ और मैं बहुत विजिलेंट हूँ, बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। 38 इज गंगो, दैट मीन्स extremely excited। ठीक है, तो गंग हो या फिर आप जय हो से भी याद कर सकते हो। जय हो है ना फिल्म है ना, ये जय हो जिसमें बहुत एक्साइटेड वाली फिल्म, एक्सट्रीमली एक्साइटेड वाली, तो आप वहां से इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज 39th, वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, एक बार और हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, मुझे भाई ये चीज तो आप करनी ही करनी है। ठीक है, विद फाइनलिटी, अब एट लास्ट, विद फाइनलिटी मीन्स वंस एंड फॉर ऑल मतलब एक बार ही कर दो और हमेशा के लिए कर दो। ठीक है, 40th इज सीजन्ड। सीजन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अनुभवी। अब एक चीज तो आपको पता है कि सीजन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे अगर आइसक्रीम वाला है, वो गर्मी में भाई अपनी आइसक्रीम बेचेगा, विंटर में कोई और स्टॉल लगाएगा, ऑटम में कोई और स्टॉल लगाएगा। ऐसे ही जो हर सीजन में अलग अलग स्टॉल लगाते हैं ना, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। ठीक है, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं कि सीजन का मतलब होता है भाई एक्सपीरियंस्ड। 41 इज पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर, दैट मीन्स स्किल्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है स्किल्ड। भाई पास्ट मास्टर है, स्किल्डफुल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, निपुण है, अपने कार्य में निपुण है। 42nd इज पे थ्रू one's nose, that means to pay heavily। टू पे हेविली, भाई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो पे थ्रू वंस नोज है भाई, अगर आप नाक से पे करो, पे थ्रू वंस नोज, दैट मीन्स आपको अब भारी कीमत उठानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज 37th, टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब होता है टू बी फाउंड टू बी। टू बी फाउंड टू बी, इसका मतलब साबित होना। कहते हैं ना भाई, अब ये चीज़ जो है वो इस चीज़ में हमें दिख गई है, टर्न आउट टू बी मतलब अब हमें साबित हो गया है कि भाई ये चीज़ ऐसे थी। ठीक है, तो दैट मीन्स टर्न आउट टू बी। 38 का मतलब है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है भाई मुश्किलों का पिटारा, कई समस्याओं का स्रोत। ठीक है, तो दैट मीन्स अ सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल्स। मेनी ट्रबल्स, पेंडोराज बॉक्स मतलब बंद रखो भाई इस बॉक्स को, खोलते ही क्या आएंगे, बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। 39th इज टू वे प्रोस एंड कॉन्स। इसका मतलब होता है लाभ हानि का आकलन करना। ठीक है, टू वे, प्रोस इज आपकी क्या हो गया, एडवांटेज, कॉन्स इज आपके डिसएडवांटेज, और उनको वे करना, दैट मीन्स उनको उनका आकलन करना। ठीक है, लाभ और हानि का दोनों का ऐसे उठा उठा के आकलन करना। ओके, टू इवेल्युएट advantages and disadvantages। Next, 40th is full blown। full blown का मतलब होता है fully developed। full blown मतलब बिल्कुल fully blown है, fully developed है। 41 is befuddled। befuddled का मतलब होता है confused। ठीक है, एक ये याद रखना है, और सेम आपको याद रखना है मडल हेड। इसका मतलब भी सेम होता है कंफ्यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, बी फॉर अडल्ट और मडल हेड, दैट मीन्स कंफ्यूज्ड, इसका और इसका सेम है। नेक्स्ट इज 42nd इज 42nd आप लिख सकते हैं क्राइंग फॉर द मून, क्राइंग फॉर द मून, ठीक है, आप चांद के लिए रो रहे हो, दैट मीन्स टू वांट समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, कि आप चांद के लिए रो रहे हो कि नहीं भाई मुझे चांद चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए रो रहे हो, या फिर आपको वो चीज़ चाहिए जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए रो रहे हो जो चीज़ लाना इम्पॉसिबल है, ओके, तो दैट मीन्स टू वांट समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं, ओके। नेक्स्ट 43rd is chest thumping, chest thumping, ठीक है, तो दैट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग, डींगे मारना, और आपको चेस्ट थम्पिंग के ही सिनोनिम्स बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो बोस्टिंग के या फिर आप बोस्टिंग चेस्ट थम्पिंग के सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताने हैं, ओके। दैट मीन्स एक्ट ऑफ बोस्टिंग, डींगे हाँकना, ठीक है, डींगे हाँकना। 44th is between the devil and the deep blue sea, ठीक है, इसका मतलब है दो अनचाहे विकल्प के बीच फंसा व्यक्ति, दैट मीन्स आगे कुआं पीछे खाई और आपको दोनों में ही नहीं जाना है, ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआं है पीछे खाई और दोनों ही अनचाहे विकल्प है, दोनों ही अनचाहे ऑप्शन है और आपको कोई सा भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो बिटवीन टू अनप्लीजेंट choices, okay। Next 45th is nipped in the bud, nipped in the bud, तो nipped in the bud का मतलब है बढ़ने से पहले कुचल देना, that means to put an end to something before it develops, that means निप्ड इन द बड का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ पे एंड लगा दिया है उसे डेवलप होने से पहले, ठीक है, उसके डेवलप होने से पहले आपने वो चीज़ कुचल दी है या फिर उसको उस पर रोक लगा दी है, तो उस चीज़ को कहते हैं निप्ड इन द बड, खिलने से पहले ही आपने रोक लगा दी, बड खिलता तो फ्लावर बनता है ना, तो उसको खिलने से पहले ही, उसके खिलने से पहले ही आपने उस पर रुकावट पैदा कर दिया, कुचल दिया है। 46th, तो 46th इज corpus very easy, corpus means dead body, ठीक है, dead body या फिर आप कह सकते हैं corpse। 47 grotesque, grotesque का मतलब होता है horrible, very important है, ये बहुत बार आता है या और आ भी चुका है, grotesque is very important, horrible is भयावह, ठीक है, तो ग्रोटेस्क इज हॉरिबल। ग्लिम्स आप सबको पता है, अ ब्रीफ लुक, एक हल्की झलक, ब्रीफ लुक, अ ब्रीफ लुक दैट मीन्स एक झलक, ठीक है, तो दैट इज ग्लिम्स। नेक्स्ट इज गाइज लास्ट आई थिंक हमारा 50th था ना, तो अप्रॉक्स देख लेना 50th चल रहा है हमारा, क्योंकि लास्ट पॉइंट आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, तो 50th नंबरिंग में शायद थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं वीडियो में। 50th इज हार्ट ब्लीड, ठीक है, हार्ट ब्लीड इज फील जेन्युइन sympathy for someone, ठीक है, for someone, that means 1 second guys,
ओके, हार्ट ब्लीड इज फील जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन, इसका मतलब ये है कि किसी के लिए संवेदना महसूस करना, ठीक है। 51 इज एपेलिंग, एपेलिंग का मतलब होता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एपेलिंग, एक तो आपको भाई स्पेलिंग एरर में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है एपेलिंग, और इसका मतलब भी आपको याद रखना है, दैट इज शॉकिंग, शॉकिंग भी लिख सकते हैं या फिर हॉरिबल, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, शॉकिंग या फिर हॉरिबल। नेक्स्ट इज एक और जो आपको पता होना चाहिए, एपेलिंग का सिनोनिम कह सकते हैं, दैट इज ग्रूसम, ग्रूसम, ओके। तो ग्रूसम, एपेलिंग, शॉकिंग, हॉरिबल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। 52nd इज send shivers down the spine, down the spine, that means बहुत अधिक भय महसूस कराना, to make someone feel very frightened, to make someone feel very frightened, ठीक है। तो सेंड शिवर्स डाउन द स्पाइन मतलब शिवर्स मतलब कपकपाना, ठीक है, तो किसी को डराना या फिर फ्राइटेंड फील कराना, ठीक है। नेक्स्ट इज 54th, या फिर हम नंबरिंग नहीं करते हैं, आप लोग काउंट कर लेना कि कितने हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, तो डे इन डे आउट मीन्स कई दिनों तक लगातार, ठीक है। डे इन डे आउट मतलब पहले आप आ रहे हो फिर जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, दैट मीन्स बहुत कई दिनों तक लगातार। तो फोर इन डेफिनेट नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज, ठीक है, कई दिनों तक लगातार उस चीज का होना। नेक्स्ट वन इज हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब होता है बार बार किसी विचार का दिमाग में आना जिससे मन खिन्न हो, हॉन्ट मतलब जो आपको डरा रही है, बार बार वही चीज माइंड में आ रही है और वो चीज आपको अपसेट कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टू कीप कमिंग बैक इन द माइंड, बैक इन द माइंड टू अपसेट द पर्सन, ठीक है, बार बार वो आपके माइंड में आ रही है, वो चीज आपको अपसेट कर रही है। नेक्स्ट वन इज विंडफॉल, तो विंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड और सडन गेन, दैट मीन्स अचानक प्राप्त लाभ, ठीक है, आपको अचानक ही आपको सडन प्रॉफिट हो गया या फिर अनएक्सपेक्टेड, आपको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि अच्छा ये चीज़ प्रॉफिट में बदल जाएगी, तो दैट इज विंडफॉल। ये मत समझ लेना कि विंडफॉल मतलब आपका नुकसान हो रहा है, नो, फॉल मीन्स विंडफॉल है तो दैट मीन्स आपका गेन हो रहा है, सडन एक ही दम से लाभ हो गया। नेक्स्ट वन इज राय फेस, तो राय फेस का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड लुक, डिसअपॉइंटेड लुक, दैट मीन्स निराश दिखना, राय फेस, राय इज डिसअपॉइंटेड फेस, जब आपका डिसअपॉइंटेड लुक देता है आपका फेस। नेक्स्ट वन इज विद ओपन आर्म्स, ठीक है, विद ओपन आर्म्स मतलब विद हैप्पीनेस, ठीक है, या फिर किसी का वार्म वेलकम करना, ओके, दोनों हाथों को खोल के। नेक्स्ट फीटस, फीटस का मतलब होता है अनबोर्न बेबी, अनबोर्न बेबी, ठीक है, और इसी से ही बना है फिटिसाइड, तो फिटिसाइड का मतलब होता है साइड इज किलिंग, तो किलिंग ऑफ अनबोर्न बेबी, अनबोर्न बेबी, ठीक है। अब ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अप द घोस्ट मतलब टू डाई, ठीक है, आपने गिव अप कर दिया घोस्ट के सामने, दैट मीन्स डाई, टू डाई। नेक्स्ट फीटिसाइड इज अगेन किलिंग ऑफ अ फीटस, और फीटस हमने क्या पढ़ा था, अनबोर्न बेबी, और एक होता है फीटिसाइड और आपको पता होना चाहिए एक इन्फेंटिसाइड, ठीक है, इन्फेंट इज
इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे 0 से 2 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं। और साइड मीन्स किलिंग, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, तो से 0 to 2 ईयर के बच्चों को इन्फेंट बोलता है और साइड मतलब किलिंग, तो किलिंग ऑफ इन्फेंट्स। नेक्स्ट इज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सिचुएशन वो सिचुएशन जो हाथ से बाहर निकल चुकी है बेलगाम, ठीक है। तो रैम्पेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट अंडर द रोज। अंडर द रोज, तो अंडर द रोज होता है सीक्रेटली, ठीक है। रोज के नीचे है, दबी हुई है, तो सीक्रेट है, सीक्रेटली, चुपके से। नेक्स्ट इज गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट इज वो स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल डिजीज एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू स्पेशली फीमेल डिजीजेस, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। वो स्पेशलिस्ट जो बेसिकली फीमेल डिसीजेस के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वैक। क्वैक का मतलब होता है प्रिटेंड करना। क्वैक मीन्स जो प्रिटेंड करे टू बी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। दैट मीन्स झोला छाप डॉक्टर, ओके। तो ये होता है क्वैक। नेक्स्ट कम्स इज नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन, शंका होना, ठीक है। अंडर अ क्लाउड मतलब टू बी अंडर सस्पिशन, सस्पिशन, ठीक है। आपको सस्पिशन की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर में पूछी जाती है। अंडर अ क्लाउड मीन्स टू बी अंडर सस्पिशन, ठीक है, शंका होना किसी पर। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो या फिर जो रियल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअल, रियल और स्ट्रॉन्ग। जैसे आजकल बच्चों को जो है छोटी क्लासेस में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू चेंज फॉर द बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब कुछ बेटर के लिए ही, कुछ अच्छा, किसी अच्छी चीज़ के लिए ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे के लिए परिवर्तन होना। नेक्स्ट वन इज सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ, that is immoral side of society। immoral side of society का क्या मतलब होता है कि समाज का अनैतिक भाग। तो सीमी साइड मतलब वो साइड सोसाइटी का जो कि बहुत इमोरल है, ठीक है, अनएथिकली है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक अप आर्म्स। टेक अप आर्म्स, तो टेक अप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट, ठीक है। टेक अप आर्म्स का मतलब टू फाइट, ओके। तो आपने बाई वगैरह चढ़ा लिए, अब आप फाइट, ठीक है। तो दैट मीन्स अब आप फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जब आप फाइट करने के लिए अपनी शर्ट की जो स्लीव्स है उसको ऊपर चढ़ाते हो, दैट मीन्स टेक अप आर्म्स, आप फाइट करोगे, टू फाइट, किसी के साथ लड़ना। नेक्स्ट वन इज अप एंड डूइंग। अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब होता है एक्टिव, बहुत ही चुस्तीला व्यक्ति, ठीक है। अप एंड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। अप एंड डाउन का मतलब होता है एक्टिव पर्सन। नेक्स्ट इज कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है जो दोषी होता है कि भाई यही एक कल्प्रिट है, तो वन हु इज टू ब्लेम, वन हु इज टू ब्लेम। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग टू बुक। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है टू पनिश,
ओके